सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप कक्षा 8 में भारत में हुई क्रांतियों और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़े थे। इस क्लास में आपको पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। एक घटना के माध्यम से इस क्रांति की शुरुआत की जा रही है। बच्चों, यह चूँकि विश्व इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले आपने इसके बारे में कुछ खास पढ़ा नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में इस क्रांति के बारे में बताएं ताकि आप इस चैप्टर की विषय वस्तु और घटनाओं को आसानी से समझ सकें। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले 14 जुलाई की ये तारीख है, इसको याद रखना है हमेशा। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसी दिन की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। फ्रांस की राजधानी पेरिस। सम्राट उस समय फ्रांस का लुई 16वां हुआ करता था, जो कि बोर्बो वंश का था। उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। आदेश क्यों दिया था? क्योंकि 7000 पुरुष और स्त्री टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए थे और उसी दौरान एक अफवाह भी फैल गई कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। तो लोग अफरा तफरी में एक जन सेना का गठन करते हैं और हथियारों की खोज में सरकारी भवनों पर कब्जा कर लेते हैं और वहां जबरन प्रवेश कर जाते हैं। और भीड़ का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर निकल पड़ा, जहां बास्तील का किला था और उस किले में जेल थी, जहां पर लोगों को ये उम्मीद थी कि भारी मात्रा में गोला बारूद मिल सकता है। और वहां लोगों ने जो है कि धावा बोल करके वहां के कमांडर को मार डाला। कैदियों को भी छुड़ा लिया, हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, 7 ही थी। तो बच्चों, ये जो बास्तील किले की जेल थी, ये सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक थी। तो लोगों के लिए यह घृणा का केंद्र भी थी। लोग इससे नफरत करते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि 14 जुलाई 1789 तक आते आते ऐसा क्या हो गया कि लोगों को अपने राजा और उसके प्रतीकों से घृणा होने लगी। यह भी सोचने का विषय है, क्योंकि राजतंत्र तो फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को आया नहीं। राजतंत्र तो इससे पहले भी था, राजा का शासन था, बाकी देश की जनता उसकी प्रजा थी, राजा की ही हुकूमत चलती थी। तो ये सारी स्थितियां जो है कि बनी कैसे, लोग इतने उग्र कैसे हो गए कि अपने शासक, अपने राजा के खिलाफ ही जो है सड़कों पर उतर आए। आप देखिए कि एक चित्र है बास्तील का, जो है कि ध्वंस इसमें इस चित्र में दिखाया गया है। चित्रकार ने इस घटना को चित्र के माध्यम से दिखाया है। तो हम लोग इस क्रांति के कारणों की पड़ताल करेंगे कि क्या कारण थे इस क्रांति के। तो कारणों को जानने के लिए आपको फ्रांस के समाज और लोगों की सामाजिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझना होगा और यही सब जो है उसके कारण होंगे। तो आप आइए जो है कि टॉपिक देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। जब समाज को आप समझेंगे तभी क्रांति का कारण आपको समझ में आएगा
कि क्यों जनता में इतना ज़्यादा रोष फैल गया। लोग अपने राजा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, उसको मारने की ठान ली। तो आप देखिए, सबसे पहले 1774 में बुर्बो राजवंश का शासक, बुर्बो राजवंश पहले से ही था, इसका एक नया शासक होता है लुई 16वां। वो राजगद्दी पर बैठता है। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 20 वर्ष थी, बिल्कुल नया था वो लड़का। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुई थी। और राजारोहण यानी जब वो गद्दी पर बैठा तो वो पाया कि राजकोष यानी खजाना खाली है। खजाना खाली का एक कारण इसमें खास है कि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे और वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए जो फिजूल खर्ची का बोझ था वो अलग से था। और लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाने में सहायता दी जो कि ब्रिटेन के अधीन थे। तो ब्रिटेन जो है कि एक प्रकार से इसका साझा शत्रु था, जिसके खिलाफ वो जो है अमेरिका में लोगों का मतलब वहाँ के उपनिवेशों को आज़ाद करवाने में सहायता की थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी, लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा उस समय हुआ करती थी, 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। और 2 अरब लिब्रे का कर्ज जो है देश पर पहले से था। तो इस तरह से 12 अरब लिब्रे का खर्च जो है कि मतलब कर्ज देश पर लद गया। अब जो सरकार को कर्ज देने वाले लोग थे वो 10% ब्याज की मांग करने लगे कि भाई हमको ब्याज दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कि बिल्कुल ख़राब थी, यानी आर्थिक हालात फ्रांस के अच्छे नहीं थे। तो स्वाभाविक है कि जब आर्थिक हालात अच्छे नहीं होंगे तो देश की जनता के हालात अच्छे कैसे होंगे। ये इसका तो सीधा अर्थ यही निकलेगा कि जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो जनता का जीवन भी ठीक नहीं होगा। तो यह जो है कि एक कारण होगा जो है कि फ्रांसीसी क्रांति का, यानी वहाँ की आर्थिक स्थिति का खराब होना। अब इसके बाद देखिए वहाँ के समाज के बारे में कि फ्रांस का समाज जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में जो है बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील इत्यादि हुआ करते थे। और तृतीय स्टेट में जो दूसरा हिस्सा था वो किसानों और कारीगरों का था और तीसरा हिस्सा छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूर तथा नौकरों का था। अब स्टेट शब्द का क्या मतलब हुआ ये भी थोड़ा आप देख लीजिए। स्टेट का मतलब क्रांति पूर्व जो फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी यानी वर्ग था। पादरी क्या है? पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह, पादरी वर्ग। लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है कि कुछ शब्दावलियाँ भी हैं जिनको आपको समझते चलना है। तो आपने देखा जो है कि वहाँ की आर्थिक हालात। अब दूसरा आपने देखा जो है फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो संपन्न थे, इनको जो है कि विशेषाधिकार प्राप्त था और सबसे बड़ा विशेषाधिकार प्राप्त था कि इनको किसी भी तरह का कर देना नहीं पड़ता था। और जो तीसरे वर्ग के लोग थे, ये जो
बड़े व्यवसायी हों, व्यापारी हों, वकील हों, कर्मचारी, किसान, कारीगर, भूमिहीन किसान, जितने भी थे सब जो है, ये सब लोग जो है कि कर दिया करते थे। अब देखिए, पूरी आबादी में इन लोगों का हिस्सा, किसानों का हिस्सा 90% था। 90% किसान थे पूरे फ्रांस में। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि किसी भी तरह का कर देना नहीं होता था, बल्कि ये लोग जो है कि किसानों से कर वसूला करते थे। यानी तृतीय जो स्टेट था उससे कर वसूला करते थे। और साथ साथ तृतीय स्टेट के लोगों को सिर्फ कर ही नहीं देना होता था, बल्कि उन्हें अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम भी करना पड़ता था, सेना में अपनी सेवाएं भी देनी पड़ती थी, सड़कों के निर्माण में भी सहयोग करना पड़ता था। अब करों की बात है तो 2-3 प्रकार के कर जो है उस समय फ्रांस में जनता से, यानी थर्ड स्टेट के लोगों से लिए जाते थे। पहला कर था टाइद। तो टाइद जो है कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो कि चर्च किसानों से लेता था। और दूसरा जो है कर था टाइल। अब टाइल जो है कि एक प्रत्यक्ष कर था, और इसमें अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे नमक और तंबाकू जैसी जो रोज़ाना की चीज़ें लोग उपयोग करते हैं, उस पर भी जो है कि कर लिया जाता था। और प्रत्यक्ष कर भी जो है कि सरकार को, यानी राजा को, लोगों को चुकाना पड़ता था। तो इस तरह से जो देश का सारा वित्तीय कामकाज था उसका बोझ किस पर था? उसका बोझ जो है कि थर्ड स्टेट के लोगों पर था। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये धीरे धीरे जो असंतोष की स्थिति है वहाँ के सामाजिक व्यवस्था के कारण ही है। अब देखिए, एक चित्र के माध्यम से आपको इसमें दिखाया गया है। ये सामंत और इधर जो है कि किसान है, और इसमें आप देख रहे हैं कि व्यंग किया गया है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, लेकिन जो मोटू ज़मींदार है सब कुछ स्वीकार करने को तो तैयार बैठा है, लेकिन वह उसकी तरफ, यानी बेचारे किसान की तरफ जो है नज़र उठा के भी वो नहीं देख रहा है। तो कुलीन जो है मकड़ा व्यक्ति है। मकड़ा, कुलीन व्यक्ति क्या है? मकड़ा है, और किसान मक्खी है। तो मकड़ा हमेशा जो है मक्खी को खाने के लिए तैयार रहता है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब आइए देखिए, जीने का संघर्ष। अभी सामाजिक व्यवस्था आपने देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों में असंतोष क्यों फैला, या क्रांति क्यों हुई, या लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति क्यों किया होगा। अब अगला देखिए कि जीने का संघर्ष। तो जीने का संघर्ष कैसे? फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो यानी जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ी उत्पादन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा। तो उसका परिणाम ये निकला कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। अब जो कामगार लोग थे वो कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी भी जो है मालिक ही तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई के दर से नहीं बढ़ती थी। तो इस तरह से जो परिस्थिति बनी वो अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती गई, खाई और चौड़ी होती गई। तो इसी दौरान यदि देश में अकाल पड़ जाए या अकाल पड़ गया वहाँ पर, तो क्या होगा?
तो लोगों की आय तो नहीं बढ़ रही है, तो लोगों के लिए जीविका संकट की स्थिति जो है पैदा होने लगी। और इस तरह की घटनाएं उस समय फ्रांस में बहुत सामान्य, बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी जो है कि घटित होने लगी। जीविका संकट यानी ऐसी चरम स्थिति जीविका संकट कहते हैं, जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए, तो उसको हम लोग जीविका संकट कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। ये चार्ट फ्लो दिया गया है, इसमें आपको भरना है। खराब फसल जैसे है, तो खराब फसल होगी तो क्या होगा, अन्नाभाव हो जाएगा। इस यहाँ पर अन्न का अभाव होगा तो अन्न की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको पाव रोटी भी नहीं मिलेगी, वो खरीद नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, उससे जो है कि यहाँ पर लोग जब खाएंगे नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे, या पाव रोटी के लिए फिर दंगे होंगे। दोनों स्थितियों में जो है कि महामारी फैल सकती है। तो ये आपको जो है कि भरना है। इसको आप इसको यहाँ से देख करके भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये इसको देख के भरना है। अब हम लोग जो है कि अगले कारणों पर आते हैं फ्रांस के। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की कि राजतंत्र तो पहले से ही है फ्रांस में, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे थे अपने राजा के खिलाफ, जो है कि इस तरह से क्रांति नहीं कर रहे थे। छोटे मोटे संघर्ष या विरोध होते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कि अपने राजा को गद्दी से हटाकर और उसकी पूरी व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तो आखिरकार में इसका प्रमुख कारण क्या रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में जो है फ्रांस में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। अब मध्य वर्ग, आपको याद होगा कि भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ भी क्रांति करने में या आंदोलन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। तो ये मध्य वर्ग बहुत ही खतरनाक है। तो मध्य वर्ग जो कि 18वीं सदी में फ्रांस में उदित हुआ था, उसने समुद्री व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी, और ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीदते थे। तीसरे स्टेज में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे थे, संपन्न भी थे। और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार, यानी जन्म से ही विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। और राजा यानी राजतंत्र में हमेशा राजा के पास जन्मना विशेषाधिकार होते हैं, यानी राजा का लड़का ही राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। तो इस जो है कि व्यवस्था के ये लोग खिलाफ थे, और इनका ये भी मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। यानी एक तो मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग में जो दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो फिलासफर थे, उन्होंने इस विचार को दिया। और यह विचार धीरे धीरे जो है कि लोगों में भी फैलने लगा। लोग जो है इन विचारों के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। और स्वाभाविक है कि जब लोगों को नए नए विचार मिलेंगे, तब लोगों में जो है कि रोष बढ़ेगा कि नहीं, इस तरह की व्यवस्था ही हमारे सारे दुखों का कारण है।
तो अब देखिए जो है कि इन लोगों के और क्या विचार थे। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, सीधे चैलेंज कर दिया। और रूसो ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। मॉन्तेस्क्यू एक और दार्शनिक थे जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक अपनी पुस्तक में सरकार के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। ये दार्शनिकों के विचार आपको समझ लेना चाहिए। और आप ये भी देखिए कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो वहाँ पर इसी तरह की सरकार बनी थी। तो फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतन थे उनके लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत थी। और वो चाहते थे कि इसी तरह का फ्रांस में भी होना चाहिए, इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों में, सैलान गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस होने लगी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और जो लोग अनपढ़ थे उनको लोग पढ़ के इन दार्शनिकों के विचारों को बताते थे। और इसी समय जो है, जो फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था, उसने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की बात कही।